नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। कहाँ पे हमने क्या क्लासेस की थी? दो क्लासेस हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत कर चुके हैं। एक क्लासेस बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, एक क्लास बायोलॉजी की जो नए चैप्टर्स के रूप में हमने शुरुआत किया था जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। हम लोग बायोलॉजी में दो क्लासेस कर चुके हैं। उस दो क्लासेस में हम लोगों ने कितना क्या पढ़ा है, आइए 2 मिनट में पूरा का पूरा रिकॉल करते हैं। उसके बाद में क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं बेटा, जहां पे हमने आप लोगों को छोड़ा था। देखो, पहली क्लास में हमने साइंस के इंट्रोडक्शंस में हमने बताया क्या है साइंस वर्ड, किस शब्द से निकला, सिंटिया शब्द से निकला, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस की डिफिनीशन क्या है, हमने कहा द्रव्य के बारे में ज्ञान की प्राप्ति करना साइंस कहलाता है। हमने कहा साइंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, नेचुरल एंड फिजिकल्स। हमने कहा नेचुरल्स के दो पार्ट्स जूलॉजी एंड बॉटनी। हमने कहा फिजिकल्स के दो पार्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हमने बहुत अच्छे से जूलॉजी को कवर किया, हमने बहुत अच्छे से बॉटनी को भी कवर किया। इनके इंटरनल चीजें भी जानी कि जूलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय ने 500 प्रकार के जीव जंतुओं पर अध्ययन किया और इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। ऐसे हमने वनस्पति की भी बहुत सारी इंटरनल चीजें जानी। हमने कहा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। हमने कहा फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो हमने कहा थियोफ्रेस्टस महोदय हैं। हमने कहा इन्होंने भी 500 प्रकार के पेड़ पौधों पर अध्ययन किया और इन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधों पर अध्ययन करके इन्होंने भी एक अपनी बुक लिखी जिस बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेनम। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पहली क्लास बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरीके से जाना। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु महोदय। बायोलॉजी शब्द को देने वाले व्यक्ति लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। किस सन में दिया, तो 1801 में दिया। इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी और क्लास हाल में ही हमने याद कराने की भी पूर्णतः कोशिश की थी। और आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी, क्योंकि क्लास का रेस्पॉन्स जिस तरीके से मिल रहा है। देखो, हमने पहले भी कहा था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक टीचर्स का सबसे मोटिवेशंस का काम क्या होता है, एक बच्चे का बेस्ट कमेंट्स। और मेरे दोनों वीडियोस में आप लोगों की जो कमेंट्स आए हैं वो सच में बहुत ही सराहनीय है। इससे हमें एनर्जी मिलती है। आप यहाँ हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक ऑनलाइन टीचर्स के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशंस का काम होता है एक स्टूडेंट का लाइक्स और एक उसका एक बेस्ट कमेंट्स। ठीक है, चलो फिर हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने सेकेंड क्लास में क्या पढ़ा, हम लोगों ने सेकेंड क्लास में, चलो जानते हैं। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिस चैप्टर का बेटा नाम था, जिस चैप्टर का नाम था इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, क्या नाम था? इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। हमने कहा था बेटा कि ये एक ऐसा चैप्टर है, सच में आप मेरी बातों को भरोसा करना, ये एक ऐसा चैप्टर है जो सच में आपको पूरी बायोलॉजी के अंदर क्या रोल निभाने वाला है तो वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। हमने कहा था इस चैप्टर्स में हो सकता है आपकी 2-3 क्लासेस हो जाएं, तो आप धैर्य बनाए रखना। देखो, धैर्य एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। तो हमने कहा आप धैर्य बनाए रखना। आप ये ना कहना कि भैया इतने दिन सिर्फ एक ही चैप्टर्स की क्लासेस चलेंगी, क्या हम यही पढ़ते रहेंगे क्या? तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप यही पढ़ते रहोगे, इतनी दिन यही पढ़ते रहोगे। हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप यकीन मानना मेरी बात को, आप 100 बार पढ़ने से बेटर यही है कि आप एक बार पढ़ना और वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ में, 100% समर्पण के साथ में पढ़ना। वो पढ़ाई आपको पूरे जीवन पर्यंत काम आने वाली है। आप बार बार साइंस पढ़ो, आपको याद ना हो, आपका कंटेंट अच्छा ना हो, आपको और कितनी भी बार पढ़ लो तो वो सारा का सारा बेकार है। लेकिन आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ लोगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे, आपका वहां से पॉजिटिव निकलेगा, जरूर कुछ ना कुछ आउटपुट उसका जरूर निकलेगा। ठीक है, चलो बातें ज्यादा ना करेंगे, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम 2 मिनट चाहेंगे कि इस चैप्टर्स के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने कहा था जहां जहां हाइड्रो, हमने कहा था जहां जहां हाइड्रो वहां वहां पानी, वहां वहां पानी। हमने कहा था जहां जहां हाइग्रो, क्या कहा था?
जहां जहां हाइग्रो, हमने कहा था वहां वहां आर्द्रता, क्या वहां वहां आर्द्रता। हमने कहा था, हमने यहीं पे पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने कहा था जहां जहां जीरो, जहां जहां जीरो, जहां जहां जीरो वहां वहां सूखा, सूखा यानी कि शुष्क, शुष्क है ना, वहां वहां शुष्क। और हमने कहा था कि जहां जहां कार्डियो, जहां जहां कार्डियो वहां वहां हृदय, वहां वहां हृदय, जहां जहां कार्डियो वहां वहां हृदय, हृदय बोले तो हार्ट। और हमने कहा था कि जहां जहां लैक्ट, जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध और दही, दूध और दही। और हमने यहीं पे एक लगे हाथ और भी एक पॉइंट बताया था, हमने कहा था जहां जहां और नीथो, जहां जहां और नीथो, हमने कहा था जहां जहां और नीथो, और नीथो का मतलब बेटा क्या होता है, जहां जहां और नीथो वहां वहां पक्षी। तो हमने कहा था इसके अंदर भी हमने बहुत सारे पॉइंट बताए थे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट के एक एक पॉइंट पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की थी। हम चाहेंगे कि वो पॉइंट हम रिकॉल नहीं करेंगे, लेकिन वो आपका काम है। हाइड्रो, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफाइट्स, हाइग्रोमीटर, जीरोफाइट्स, जीरोफथलेमिया, कार्डियोलॉजी, लैक्ट का मतलब प्रोलैक्टिंग, लैक्टोबैसिलस, और ऑर्निथो का मतलब ऑर्निथोलॉजी, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं। तो इन सारे चीजों, इन एक एक पॉइंट्स पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया था। तो देखो ये हमारी सेकेंड क्लास थी, पहली क्लास बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, दूसरी क्लास एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इस इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के चैप्टर्स में हम लोग 6 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। चलो 6 पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग डालते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 लगाओ बेटा हेडिंग, जहां जहां माइको, जहां जहां माइको, जहां जहां माइको, जहां जहां मुझे माइको लिखा मिल जाएगा हम समझ जाएंगे बेटा कि इसका सीधा सा संबंध किससे होता है। इसका सीधा सा संबंध होता है कवक से। इसका सीधा सा संबंध किससे होता है, कवक से। कवक बोले तो फंगस, कवक बोले तो फंगस, कवक बोले तो फंगस। हमने कहा जहां जहां माइको वहां वहां कवक। कवक का मतलब क्या होता है, फंगस होता है। हमने इसी कवक को हम लोग क्या और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फफूंदी। क्या कहते हैं बेटा, फफूंदी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फफूंदी। तो देखो जहां माइको वहां कवक, जहां माइको वहां कवक। अब हमने कहा कि ये माइको क्या होता है, तो हमने कहा माइको का संबंध होता है कवक से। अगर माइको लिखा मिल गया हमें, अगर माइको लिखा मिल गया हमें, जहां कहीं भी हमें माइको लिखा मिल गया, हमने कहा उसका सीधा सा संबंध हम लोग किससे जोड़ने वाले हैं, उसका सीधा सा संबंध हम लोग कवक से जोड़ने वाले हैं। अब देखो इन्हीं के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट है, देखो माइको राइजा, माइको राइजा, देखो माइको राइजा। अब देखो आप अच्छे से गौर करके देखो, मिल गया एक वर्ड, एक वर्ड मिल गया जो हम खोज रहे थे। भैया ने जो बताया कि अगर कहीं माइको लिखा मिलेगा उसका सीधा सा संबंध किससे होगा, उसका सीधा सा संबंध किससे होगा बेटा, कवक से होगा। उसका सीधा सा संबंध किससे होगा, कवक से होगा। अब मुझे माइकोराइजा मिल गया तो हमें इतना तो पता चल गया बेटा कि ये है क्या, ये दुनिया का कुछ भी होगा बट कवक होगा। क्या होगा, ये दुनिया का कुछ भी होगा बट कवक होगा। तो देखो माइकोराइजा हमने कहा एक प्रकार का कवक है। अब हमने कहा ये माइकोराइजा है क्या बेसिकली, तो ये माइकोराइजा किसी के बीच का सहजीवन है। ये माइकोराइजा क्या है, ये किसका सहजीवन है, तो माइकोराइजा किसका सहजीवन है, तो हम लोग लिखेंगे माइकोराइजा किसका सहजीवन है। अगर पूछे आपसे, सहजीवन का मतलब होता है एक दूसरे पर जीवन आश्रित हो। सहजीवन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशंस। क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशंस। अब ये किसका सहजीवन है, तो हमने कहा ये माइकोराइजा जड़ और कवक के बीच का सहजीवन है। किसके बीच का सहजीवन है, हमने कहा जड़ प्लस कवक, जड़ प्लस कवक के बीच का सहजीवन है। माइकोराइजा किसके बीच का सहजीवन है, तो हमने बताया जड़ और कवक के बीच का सहजीवन है। किसके बीच का सहजीवन है, जड़ और कवक के बीच का सहजीवन है। अब यहीं पे अगर एक पॉइंट और आपसे पूछ दे कि बताओ माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, देखो बड़ा इजी है,
माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? देखो मिल गया मुझे माइको, सब कुछ भूल गए। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? माइको वर्ड मुझे मिल गया, हमें तुरंत समझ आ गया कि जहां माइको वहां कवक। तो हमने कहा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं बेटा? तो कवक का अध्ययन करते हैं। कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो देखो एक ये हमारा टर्मिनोलॉजी का 7 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। हमने कहा जहां जहां माइको वहां वहां कवक, कवक बोले तो फंगस, इसी को हम लोग कहते हैं फफूंदी। हमने कहा एक माइकोराइजा एक कवक है जो किसके बीच का सहजीवन है, हमने ये भी बता दिया, जड़ और कवक के बीच का सहजीवन। सहजीवन का मतलब होता है सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशंस का मतलब यानी कि ये जड़ और कवक से मिलके बनता है कौन? माइकोराइजा। और माइकोराइजा बेसिकली है क्या? तो हमने कहा ये एक प्रकार का कवक है। क्या है? ये एक प्रकार का कवक है। अब हमें पता चला कि माइकोलॉजी क्या? माइकोलॉजी। तो हमने कहा माइकोलॉजी क्या है? तो हमें पता चला कि माइकोलॉजी यानी कि माइको लिखा मिल गया, तो हमें पता चल गया कि माइको का मतलब, भैया ने बताया कि माइको का मतलब क्या होता है। माइको का मतलब क्या होता है? तो हमें पता चला कि माइको का मतलब होता है कवकों का अध्ययन। क्या होता है? कवकों का अध्ययन। किसके अंतर्गत है? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो देखो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग यहीं पे 8 नंबर, कौन सा 8 नंबर कॉन्सेप्ट डालेंगे और लगाओ हेडिंग फाइको। फाइको देखो एक एक पॉइंट को आप ध्यान देना, और यही पॉइंट आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट्स देंगे। इतना वेटेज है इन पॉइंटों का, आप यकीन मानना मेरी बात को, जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप, आप देखना कि ये पॉइंट आपको कितना बेनिफिट्स पहुंचाएंगे, कितना आपको वेटेज देके जाएंगे, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। ठीक है, तो उस वक्त का इंतजार करना, आप बस मेरी बातों पे भरोसा बनाए रखना, और इस भरोसे को ऐसे ही बनाए रखना। हम यकीन दिलाते हैं कि अगर साइंस होगी तो फिर राघव से होगी, साइंस होगी तो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। बस एक टीचर्स के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम जो पढ़ा रहे हैं अगर वो आपको एग्जाम हॉल में मिल जाए, बस वही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो आप धैर्य बनाए रखना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना। हम बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाएंगे, और आप बस इसी रेगुलरिटी को और इसी कंटिन्यूटी को बनाए रखना, आप बहुत जल्द सफलता के नजदीक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो लगाओ हेडिंग फाइको। जहां जहां फाइको, जहां जहां फाइको, जहां जहां फाइको बेटा वहां वहां सहवाल। जहां जहां फाइको, जहां जहां फाइको वहां वहां सहवाल। जहां कहीं भी मुझे फाइको लिखा मिल जाए, हम समझ जाएंगे उसका संबंध किससे होगा बेटा। उसका संबंध किससे होगा कि भैया ने बताया कि जहां जहां फाइको, उसका संबंध सीधा सा किससे होगा? सहवाल। सहवाल बोले तो इसी को हम लोग कहते हैं एल्गी। क्या कहते हैं? एल्गी। और इसी को हम लोग अपनी भाषा में भी कह देते हैं काई। काई, जो तालाबों में मुझे काई दिखती है ना बेटा, वो क्या है? एक प्रकार का एल्गी है। एक प्रकार का क्या है बेटा? एल्गी है। क्या है? एक प्रकार का एल्गी है। आइए जानते हैं इसके पॉइंट्स पे बात करते हैं, क्या ही जुड़े इससे पॉइंट हैं उन पे भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। हमने कहा फाइकोलॉजी, हमने कहा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो आप बताओगे, आप बताओगे। फाइको मिल गया मुझे, क्या मिल गया? फाइको मिल गया मुझे। अब हम भूल गए सब कुछ। क्या हमने बताया अभी जस्ट कि फाइको का मतलब क्या होता है? कवक हो। फाइको का मतलब क्या होता है? सहवाल होता है। तो देखो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? सहवालों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? सहवालों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो हमने बताया फाइकोलॉजी के अंतर्गत सहवालों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सहवालों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? सहवालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलो अब एक यहीं पे हम लोग एक इसी फाइको से रिलेटेड एक पॉइंट है। जैसे माइकोराइजा क्या है? एक प्रकार का कवक है। ऐसे लाइकेन, लाइकेन क्या है? हम लाइकेन्स के बारे में जानते हैं। देखो माइकोराइजा जड़ और कवक के बीच का सहजीवन है। ये लाइकेन क्या है? ये किसका सहजीवन है? चलो इसकी बात करते हैं। लाइकेन किसका सहजीवन है? हमने कहा लाइकेन किसका सहजीवन है। चलो इसको भी जान लेते हैं। तो लाइकेन बेटा किसका सहजीवन है? तो लाइकेन आपका, जो ये लाइकेन है ना बेटा, ये आपका कवक
प्लस सहवाल के बीच का सहजीवन है। किसके बीच का? कवक प्लस सहवाल के बीच का सहजीवन है। जो लाइकेन है वो किसका सहजीवन है? जो लाइकेन है वो किसका सहजीवन है? तो हमने कहा कवक और सहवाल के बीच का सहजीवन है। ये लाइकेंस का उपयोग काहे में होता है? ये लाइकेंस, चलो इसको भी हम लोग यहीं पे जान लेंगे कि इस लाइकेंस का यूजेस कहां पे होता है। इस लाइकेंस का यूजेस कहां पे होता है? चलो एक पॉइंट, ये लाइकेंस बेटा वायु प्रदूषण सूचक होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण सूचक होता है। लाइकेंस क्या है बेटा? वायु प्रदूषण सूचक है। वायु प्रदूषण सूचक होता है। ये लाइकेन क्या होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। वायु प्रदूषण के बारे में पता कौन लगाता है? लाइकेंस लगाता है। और एक लाइकेंस को हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे, और भी हम लोग आगे कैसे पढ़ेंगे कि लाइकेंस का काम होता है लिटमस पत्र को बनाना। लाइकेंस का काम, एक लाइकेन है जिसका नाम है रोसेला लाइकेन। क्या नाम है बेटा? रोसेला लाइकेन। एक लाइकेन है जिसका नाम है बेटा रोसेला लाइकेन। इस रोसेला लाइकेन का काम होता है लिटमस पत्र को बनाना। इस रोसेला लाइकेन का काम होता है लिटमस पत्र को बनाना। इस रोसेला लाइकेन का काम होता है लिटमस पत्र को बनाना। लिटमस पत्र को बनाना। किसको? लिटमस पत्र को बनाना। इस रोसेला लाइकेन का काम होता है लिटमस पत्र को बनाना। लिटमस पत्र को बनाना किसका काम होता है? रोसेला लाइकेन का काम होता है। अब रोसेला लाइकेन का काम होता है लिटमस पत्र को बनाना। अब ये लिटमस पत्र क्या होता है? तो देखो हम पढ़ेंगे। देखो हमने कहा ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपको बायोलॉजी से जुड़ी बातें बताएगा, आपको केमिस्ट्री से जुड़ी बातें बताएगा, आपको फिजिक्स से जुड़ी बातें बताएगा। भाई हाइड्रो हमने पढ़ा, हाइड्रो हम कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के दौरान पढ़ते हैं। हाइड्रोजन कहां है? केमिस्ट्री में। हमने कहा हाइग्रो पढ़ा, हम कहां पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। लिटमस पत्र कहां पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्या है लिटमस पत्र को? तो हमने कहा लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र के बारे में हमने पढ़ेंगे कहां पे? केमिस्ट्री में। लेकिन यहां पे हम जानकारी के मुताबिक थोड़ी सी चीजें जो हमारे बड़ी काम की चीजें हैं उनको हम लोग जानते हुए चलेंगे, और यही चीजें हमें दोबारा मिल जाएंगी। कहते हैं ना, चीजें एक बार में याद नहीं होती, लेकिन लगातार आप उसको अगर बार बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाती हैं। आज हमने लिटमस पत्र के बारे में पढ़ा, हमें पता चला कि लिटमस पत्र का निर्माण कौन करता है? रोसेला लाइकेन करता है। हमें पता है लिटमस पत्र का निर्माण कौन करता है? रोसेला लाइकेन करता है। अब ये लिटमस पत्र का कार्य क्या होता है? तो देखो लिटमस पत्र का कार्य होता है कि जो लिटमस पत्र होता है ना, उसको ये लाइकेंस नीले से एक को लाल करेगा, एक नीले से लाल करेगा। देखो लिटमस पत्र का निर्माण, देखो लिटमस पत्र का निर्माण हमें पता है रोसेला लाइकेन करता है। कौन करता है? रोसेला लाइकेन करता है। अब हम लोग यहीं पे लगे हाथ एक पॉइंट और यहीं से कंप्लीट करेंगे कि लिटमस पत्र जो होता है ना, लिटमस पत्र को नीले से लाल कौन कर देता है? नीले से, लिटमस पत्र को नीले से लाल, नीले से लाल, नीले से लाल। कौन? नीले से लाल। एक लिटमस पत्र को नीले से लाल, ठीक है, नीला से लाल हो जाएगा। एक अम्ल होगा, जो एक एसिड होगा वो नीले से लाल कर देगा। अम्ल होता है जो क्या करता है? लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देता है। कौन? अम्ल। कौन? अम्ल। और देखो एक लिटमस पत्र को देखो हम याद भी करा देंगे यहीं पे। एक लिटमस पत्र को बेटा लाल से नीला कर देता है। कौन? लाल से नीला कौन कर देता है? लाल से नीला कौन कर देता है? लाल से नीला। देखो ये केमिस्ट्री का टॉपिक्स है, हम यहाँ पे सिर्फ जानकारी के मुताबिक आपको चीजें समझाते हुए चल रहे हैं। इसको हम बहुत अच्छे से फिर से एक बार दोबारा पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ हमें इतना पता चला कि रोसेला लाइकेन लिटमस पत्र का निर्माण करता है। लिटमस पत्र को नीले से लाल कौन कर देता है? तो हमने कहा अम्ल कर देता है। कौन कर देता है? अम्ल। अम्ल बोले तो एसिड, अम्ल बोले तो एसिड। और हमने कहा कि लिटमस पत्र को लाल से नीला कौन कर देता है? हमने कहा क्षार कर देता है। कौन कर देता है? क्षार। क्षार बोले तो बेस, क्षार बोले तो बेस। एक केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। वहां पे हम एसिड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पे हम बेस बोले तो क्षार को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पे सॉल्ट बोले तो लवण को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। बस उस वक्त का आप इंतजार करना, मेरे साथ बने रहना।
आप डेली क्लासेस लेते रहना। एक वक्त वो आएगा जब आप कहोगे कि साइंस से डर बिल्कुल खत्म। हम साइंस को आपको ऐसे रटा के जाएंगे कि आप याद करोगे कि नहीं, साइंस कुछ होते ही नहीं है, साइंस तो हम ऐसे निकाल देंगे। बस वो रेगुलरिटी बनाए रखना, डेली क्लासेस को देखते रहना, एक बेहतरीन नोट्स बनाना, सब लोग एक नोट्स बनाना। जितने सारे स्टूडेंट्स मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जो मेरी क्लासेस को देखते हैं, ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स डालते हैं, उनसे मेरा एक की रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बेहतरीन सा नोट्स बनाना, प्रॉपर क्लास को बेहतरीन तरीके से देखना, और वो नोट्स आपके जीवन में क्या करने वाला है वो आपको वक्त बताएगा। जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे ना, जब साइंस के क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे ना, आप जल्दी जल्दी करते हुए चले जाओगे। आपको वो रियलाइज होगा कि साइंस में सच में साइंस ने कमाल कर दिया। ऐसी साइंस हम लोग धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपर से एक बेहतरीन सा नोट्स बनाना, और हर टीचर्स का यहां हम साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस का नोट्स बनाओ। मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ का शॉर्टकट नोट्स बनाओ। आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग के भी शॉर्टकट नोट्स बनाओ। आप जीएस पढ़ना, जीएस के भी नोट्स पढ़ाओ। हिंदी पढ़ना, हिंदी के भी नोट्स पढ़ाओ। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करोगे तो उसका आउटपुट, गारंटी लेते हैं हम, उसका आउटपुट जरूर निकलेगा। वो हमेशा प्लस में निकलेगा, कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं कि भैया आप जो पढ़ाते हो हमें सब आता है। वो सब आता है आपको। जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे ना, तो जब तक आपने बैकअप रिवीजन नहीं लिया होगा तो वो आता हुआ लोग भूल जाते हैं। एग्जाम हॉल में कहते ना हमें आ रहा था लेकिन हम भूल गए। बेटा क्यों भूल गए? क्योंकि आपने उस पर वर्क नहीं किया है। और जब तक आप अपने किसी भी कार्य में, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र पे जाओ, चाहे आप किसी भी व्यापार के क्षेत्र में जाओ, किसी भी सेक्टर में जाओ, जब तक आप वहां पे काम नहीं करोगे तब तक आप आउटपुट का एक्सेप्टेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जरा भी अपेक्षा नहीं लगा सकते हो कि यहां से मुझे कुछ निकल के आएगा। जब उस पर आप वर्क करोगे, जब उस पर आप काम करोगे, आप यहां है शिक्षा पे काम करोगे, लगातार पढ़ोगे, लगातार बेटर नोट्स बनाओगे, लगातार रिवीजन करोगे, हम गारंटी लेते हैं कि आपको इसका आउटपुट जरूर मिलेगा, और वो भी कैसा? पॉजिटिव मिलेगा। देखो, दो ही चीजें होती हैं इंसान के जीवन में, दो ही चीजें जो इंसान को, कहां से इंसान बस दो तीन चीजों पर फोकस कर ले और इंसान को हम गारंटी लेते हैं कि इंसान वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। देखो, एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा काम क्या होता है? उसके माइंड में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसका जो माइंडसेट है ना, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जेटिक रहेगा ना, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स लाएगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो हकीकत उसका जो आउटपुट भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और एक होती है निगेटिविटी। आप उस काम को भली भांत कर सकते हो, लेकिन आपने अगर सोच लिया कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो फिर वो काम आपसे नहीं होगा। अगर आपने सोच लिया कि दुनिया के सारे काम हम ही लोग करते हैं, तो फिर वो आपसे काम होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो ऐसे वर्ड हैं, और इनको डालना आपको है अपनी बॉडी में। अब पॉजिटिविटी कैसे आती है, थोड़ी सी बातें हो जाएंगी। पॉजिटिविटी कैसे आती है? देखो, पॉजिटिविटी के लिए एक बिल्कुल शांत स्वभाव बॉडी के अंदर होना। शांत स्वभाव के लिए सबसे बड़ा कार्य यही होता है बेटा कि शांत स्वभाव के लिए आपका शांत माइंड सेट होना चाहिए, शांत माइंड सेट होना चाहिए। और शांत माइंड सेट कब आता है बेटा? देखो, शांत माइंड सेट बेटा कब आता है? जब आप किसी से आस्था जोड़ लेते हो, जब आप किसी से आस्था जोड़ लेते हो। आस्था का मतलब, कहते हैं ना कि जिस इंसान ने जीते जी भगवान के लिए समय निकाल लिया, जिस इंसान ने जीते जी भगवान के लिए समय निकाल लिया, याद रखना मेरी बात को, भगवान एक न एक दिन उसके लिए जरूर समय निकालते हैं। तो पॉजिटिविटी हमेशा ईश्वर से आस्था जोड़ने से मिलती है। तो हम तो एक स्टूडेंट के लिए यही सजेस्ट करते हैं कि आप ईश्वर से आस्था जोड़िए। हम ये नहीं कहते कि आप दोस्त ना बनाओ, आप फैमिली की बातें ना मानो, फैमिली की हर बात मानो। मम्मी पापा भाई बहन ये दुनिया के वो अनमोल अनमोल रत्न हैं जो दुनिया में इनके मुकाबले कोई होता ही नहीं है। और एक अच्छा दोस्त जो आपको हमेशा पॉजिटिव फील कराता हो, ऐसे दोस्त अगर आपकी लाइफ में है जो नेगेटिविटी डालते हैं, जो कहेंगे कि यार नहीं होता है, ये नहीं होगा, तो ऐसे दोस्तों से हम तो सीधा सा कहते हैं, बुरा मान जाए उनसे दूरियां बनाओ। जो आपके माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, खुद तो करेंगे नहीं करेंगे और दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं होगा। 32,000 वैकेंसियां है, 1.5 करोड़ फार्म डलेगा, कहां हम लोगों का नंबर लगेगा? क्यों नहीं लगेगा भाई? अगर मेहनत करोगे तो ऑफकोर्स लगेगा, वो मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है। तो ऐसे दोस्तों से दूर हो जाओ, जो पॉजिटिविटी देते हैं उनके साथ रहो। और एक ईश्वर
भगवान, जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, किसी भी संप्रदाय से कोई भी बच्चा हो, कोई भी मेरा स्टूडेंट हो, अगर ईश्वर से आस्था जोड़ोगे तो आपके माइंड पे क्या जाएगी? पॉजिटिविटी। और एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा माइंडसेट का जो थॉट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिविटी। ठीक है, चलो आओ, तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया इसी टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट, सेकेंड चैप्टर का 7-8 नंबर कॉन्सेप्ट, जिसका नाम फाइको। फाइको का मतलब शैवाल, शैवालों का, शैवाल को ही हम लोग बोलते हैं एल्गी, इसी को हम लोग बोलते हैं काई। हमने कहा फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। हमने कहा लाइकेन किसका सहजीवन है? हमने कहा कवक और शैवाल के बीच का सहजीवन है। हमने कहा लाइकेन क्या है बेटा? वायु प्रदूषण सूचक है। क्या है बेटा? वायु प्रदूषण सूचक है। हमने कहा लाइकेंस क्या है? तो हमने कहा लाइकेंस बेटा वायु प्रदूषण सूचक है। क्या है? वायु प्रदूषण सूचक है। लाइकेंस क्या है? वायु प्रदूषण सूचक है। हमने कहा एक लाइकेन है जिसका नाम रोसेला लाइकेन है, ये लिटमस पत्र को बनाता है। ये लिटमस पत्र को बनाता है, क्या करता है? लिटमस पत्र को बनाता है। हमने कहा लिटमस पत्र को बनाने का काम कौन करता है? रोसेला लाइकेन। हमने कहा लिटमस पत्र को नीले से लाल कौन कर देता है? हमने कहा लिटमस पत्र को नीले से लाल कौन कर देता है? तो हमने कहा एसिड कर देते हैं। हमने कहा लिटमस पत्र को लाल से नीला कौन कर देता है? हमने कहा क्षार कर देते हैं। अब चलो यहीं पे कैसे याद कर लेंगे? छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से जो कभी ना भूलेंगे, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। एक ट्रिक्स है जिसका नाम है अनीला। क्या नाम है बेटा? अनीला। और एक ट्रिक्स है जिसका नाम है छलानी। क्या नाम है? छलानी। क्या नाम है? छलानी। देखो, आ से अम्ल, आ से अम्ल, नी से नीला, और ला से, बोलो बेटा, ला से लाल। देखो, छा से क्षार, ला से लाल, और नी से नीला। देखो, कभी ना भूलेंगे, कभी ना भूलेंगे। अब बताओ, ऐसा कोई बच्चा है जो भूल जाएगा इसको? ऐसा कोई बच्चा है जो भूल जाएगा इसको? मुझे नहीं लगता है आप भूल पाओगे। देखो, आ का मतलब अम्ल, अम्ल क्या करते हैं? लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देते हैं। छा का मतलब क्षार, क्षार क्या करते हैं? लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देते हैं। और यही चीज हम यहाँ पे याद कर रहे हैं। देखो, लिटमस पत्र नीले से लाल अम्ल, लिटमस पत्र लाल से नीला क्षार। कौन? क्षार। तो देखो, अनीला और छनीला, अनीला और छलानी। अनीला से मतलब आ से अम्ल, अम्ल का मतलब नीला, अम्ल का, आ का मतलब अम्ल, और नीला से लाल कौन? अम्ल करेगा। छा का मतलब क्षार, क्षार लाल से नीला, क्षार का मतलब क्षार, और क्षार क्या करेगा? लाल से नीला करेगा। तो अनीला एंड छलानी, ये दो ट्रिक्स याद रखेंगे, इससे हमारा लिटमस पत्र का नीले से लाल होना, लाल से नीला होना हम कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। एक तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 जिसका नाम माइको, और कॉन्सेप्ट नंबर 8 जिसका नाम फाइको, जिसका नाम फाइको। चलो अब हम लोग बात करते हैं एक 9वें नंबर कोर्स। लगाओ बेटा, लगाओ बेटा, नंबर पॉइंट नंबर 9 जिसका नाम है ऑस्टियो। क्या नाम है बेटा? ऑस्टियो, ऑस्टियो, ऑस्टियो। जहां जहां ऑस्टियो, जहां जहां ऑस्टियो, वर्ड देखना, जहां जहां ऑस्टियो, जहां जहां ऑस्टियो, वहां वहां बेटा, वहां वहां हड्डी, वहां वहां हड्डी। जहां जहां ऑस्टियो, वहां वहां हड्डी, वहां वहां हड्डी। हड्डी बोले तो बोन्स, हड्डी बोले तो बोन्स। अब मुझे कहीं भी ऑस्टियो लिखा मिल गया, मुझे कहीं भी ऑस्टियो लिखा मिल गया, हम सीधा सा जान गए कि इसका संबंध किससे होगा? ऑस्टियो से। ऑस्टियो लिखा मिल गया, हम तुरंत जान गए कि इसका संबंध किससे होगा? हड्डी से। ऑस्टियो लिखा मिल गया, हम तुरंत जान गए बेटा इसका संबंध किससे होगा? हड्डी से होगा। ऑस्टियो का मतलब हड्डी, ऑस्टियो का मतलब हड्डी, ऑस्टियो का मतलब हड्डी। चलो आओ इस पे बात करते हैं, क्या ही है ऑस्टियो? क्या ही है ऑस्टियो? ऑस्टियो, चलो बोलो, ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? बताओ, ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? बोलो, ये मिल गया मुझे ऑस्टियो। देखो इतने वर्ड को, देखो देखो, जब से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया इस चैप्टर को, हम बार बार आपको ये चीज याद दिला रहे हैं कि आप पहचानना सीख जाओ। देखो, पढ़ना सब कोई जानता है, याद करना भी सब कोई जानता है, लेकिन आपने
एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से। आपने सिर्फ ये देखा, ये लिखा हुआ ऑस्टियो, सब कुछ भूल गए। क्या ऑस्टियोलॉजी, क्या ऑर्निथोलॉजी, क्या कार्डियोलॉजी, यानी कि सब कुछ भूल गए। कार्डियो मिल गया तुरंत हृदय, ऑर्निथो मिल गया तुरंत पक्षी, क्या ही ऑस्टियो मिल गया तुरंत हड्डी। तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? हड्डियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। चलो अब एक यहीं से देखना, आप बताओगे ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया। अब ये वर्ड लिख के आ गया, आप बताना मुझे, तुम बताओगे, हम नहीं बताएंगे। अब ये वर्ड लिख के आ गया ऑस्टियो मलेशिया। अब आप मुझे बताओ कि ऑस्टियो मलेशिया क्या है? तो हमें इतना तो पता है कि भैया ने बताया कि जहां ऑस्टियो वहां हड्डी। वर्ड मुझे मिल गया तुरंत खोजने वाला वर्ड, जो मुझे नंबर दिलाएगा वो वर्ड मिल गया मुझे ऑस्टियो। क्या मिल गया? ऑस्टियो। हम सब कुछ भूल गए, हमने ये पूछा कि ऑस्टियो मलेशिया क्या है, और ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन है तो हम उस वाले ऑप्शन को खोजने का कार्य करेंगे जो हड्डी से रिलेटेड होगा। किससे? हड्डी से रिलेटेड होगा। अब ऑस्टियो मिल गया तो हमें पता चल गया कि ये भगवान का दिया जो कुछ भी है, बट ये हड्डी से रिलेटेड होगा। क्या होगा? हड्डी से रिलेटेड है। तो देखो ऑस्टियो मलेशिया एक रोग है जिसमें हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। जिसमें क्या होता है? हड्डी कमजोर होना। जिसमें क्या होता है? इस रोग के अंतर्गत क्या होता है? हड्डी कमजोर होना। इस रोग के अंतर्गत हमारी हड्डियों का कमजोर होना होता है। अब हड्डी से कमजोर होने जैसा रोग कौन है? ऑस्टियो मलेशिया। कौन है बेटा? ऑस्टियो मलेशिया। अब आओ यहीं पे बात करते हैं कि ये जो ऑस्टियोमलेशिया रोग है ये हड्डी कमजोर करने वाला रोग है। अब हड्डियों का कमजोर होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमने कहा विटामिन डी की कमी से। बेटा कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से बेटा कौन कौन से रोग होते हैं? एक रोग होता है रिकेट्स रोग, एक रोग होता है जिसका नाम रिकेट्स रोग होता है, एक रोग होता है जिसका नाम रिकेट्स रोग होता है, और एक रोग इसी का होता है जिसका नाम ऑस्टियो मलेशिया होता है। क्या होता है? ऑस्टियो मलेशिया होता है। और हमने कहा इन दोनों रोगों का सिम्टम्स क्या होता है? इन दोनों रोगों का सिम्टम्स क्या होता है? इन दोनों के दोनों रोगों का सिम्टम्स होता है बेटा, इन दोनों के दोनों रोगों का सिम्टम्स होता है क्या? हड्डी कमजोर होना। इन दोनों रोगों का सिम्टम्स होता है हड्डी कमजोर होना, हड्डी का कमजोर होना, हड्डी का कमजोर होना, हड्डी का कमजोर होना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अब यहीं पे लगे हाथ हम ये भी पॉइंट जान लेंगे कि ये रिकेट्स रोग होता किसको है बेटा? तो ये रिकेट्स रोग बेटा किसको होता है? बच्चों को होता है। किसको होता है? बच्चों को होता है। जब बच्चों की हड्डियां कमजोर होंगी तो उनको कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। जब बच्चों को जब ये रोग होता है तो ये किसको होता है? रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग को ही हम लोग बोलते हैं सूखा रोग, है ना? रिकेट्स रोग को ही हम लोग बोलते हैं सूखा रोग। क्या? इसी रोग को हम लोग बोलते हैं सूखा रोग। ठीक है। अब ये जो ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है ये किसको होता है? देखो ये किसको होता है? ये रोग होता है वैक्स व्यक्तियों को। किसको होता है? वैक्स व्यक्तियों को। तो देखो बच्चों को कौन सा होता है? बच्चों को कौन सा होता है? बच्चों को होता है रिकेट्स रोग। जो हड्डी से कमजोर होने जैसा रिलेटेड रोग होगा तो रिकेट्स होगा, जिसको हम लोग सूखा रोग कहते हैं। लेकिन अगर वैक्स व्यक्ति को हड्डी कमजोर जैसा होने रोग होगा तो वो कौन सा होगा? वैक्स व्यक्ति को कौन सा रोग होगा? ऑस्टियोमलेशिया। तो देखो अब अगर लिख के आ जाए कि ऑस्टियोमलेशिया के अंतर्गत क्या होता है, तो ऑस्टियो का मतलब हड्डी, यानी कि हड्डी से रिलेटेड होगा, हड्डी का कमजोर होना। किसको? और ये होता किसको है? वैक्स व्यक्ति को। किसको होता है? वैक्स व्यक्ति को होता है। तो देखो यहीं पे हमने क्या जान लिया कि जहां जहां ऑस्टियो वहां वहां हड्डी, जहां जहां ऑस्टियो वहां वहां हड्डी, जहां जहां ऑस्टियो वहां वहां हड्डी। हड्डी बोले तो बोन्स। हमने कहा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन करते हैं। हमने कहा ऑस्टियोमलेशिया एक रोग है जिसमें हड्डियों का कमजोर होना होता है। हमने कहा विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमजोर होना होता है। हमने कहा विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम रिकेट्स, और एक रोग है जिसका नाम बेटा ऑस्टियोमलेशिया। तो हमने कहा रिकेट्स किसको होता है? बच्चों को होता है। इसी रोग को हम लोग सूखा रोग बोलते हैं।
और एक रोग हमने बताया ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि ये किसको होता है, वैक्स को। ठीक है, अब अगर थोड़ी सी बात आ गई किसकी, विटामिन डी की, थोड़ी सी बात आ गई विटामिन डी की। आओ चलो, थोड़ी सी अगर बात विटामिन डी की आ गई तो थोड़ा लगे हाथ हम थोड़ी सी यहीं पे इन चीजों को भी कवर कर लेते हैं कि विटामिन डी, देखो विटामिन के दौरान हम विटामिन डी पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आप थोड़ा सा मेरी पढ़ाई का लहजा तो समझ जाओगे। देखो आपने पढ़ा होगा बहुतों लोगों से कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डी कमजोर होना। क्या होता है, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना। जो रोग, जिस रोग में हड्डियां कमजोर होती हैं उन रोगों का भी नाम बता दिया हमने। क्या नाम है, रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग विटामिन डी के दौरान पढ़ोगे। एक बार फिर से विटामिन डी, उस वक्त का इंतजार करना जब विटामिन डी हम पढ़ाएंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो देखो ये सारी चीजें विटामिन डी से, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, कमी से होने वाला हड्डी से कमजोर होना होता है, जिसमें से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग होते हैं। लेकिन आपको हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे वो आपको थोड़ा सा हम हिंट्स दे रहे हैं, और देखना जब वो विटामिन आएगी तो आप कहोगे कि भैया ऐसे भी कुछ होता है क्या, वो कैसे होता है, देखो आओ समझते हैं, आओ समझते हैं वो कैसे होता है, ऐसे समझते हैं। देखो विटामिन डी, डी फॉर डैडी, डी फॉर डैडी, डी फॉर डैडी। और डैडी की कहां चलती है बेटा, घर में। डैडी की कहां चलती है, घर में। और घर में हुआ कलेश, घर में हुआ कलेश। कलेश का मतलब लड़ाई, कलेश का मतलब लड़ाई, कलेश का मतलब लड़ाई। देखो विटामिन डी, डी फॉर डैडी, डैडी की कहां चलती है, घर में। घर में हुआ कलेश, कलेश को हम लोग क्या बोलते हैं, लड़ाई। और पापा को पता चला कि घर में लड़ाई हो गई है, पापा आए और गुस्से में क्या किया, हड्डी तोड़ दी। क्या कर दी, हड्डी तोड़ दी, हड्डी तोड़ दी। पूरी की पूरी विटामिन डी खत्म। लोग याद कराते होंगे कि याद करो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग होते हैं। इनका सिम्टम्स होता है कि हड्डियों का कमजोर होना, इनका सिम्टम्स होता है। और विटामिन डी हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको लिखाएंगे, हम भी लिखाएंगे, जब आएगी विटामिन का टॉपिक्स तो हम भी लिखाएंगे। लेकिन आपको एक थोड़ा सा हिंट्स तो मिल गया कि भैया ऐसे भी कैसे याद होता है। विटामिन डी, डी फॉर डैडी, डैडी की कहां चलती है, घर में। डैडी की कहां चलती है, घर में। और घर में हुआ कलेश और पापा को पता चला, पापा बोले तो डैडी, और डैडी को जैसे पता चला तो डैडी ने क्या तोड़ दी, हड्डी। अब देखो कलेश से मतलब कैल्सीफेरॉल, कलेश का मतलब कैल्सीफेरॉल, कलेश का मतलब है कैल्सीफेरॉल, कलेश का मतलब कैल्सीफेरॉल। तो देखो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और इसमें क्या होता है, हड्डी, हड्डी तोड़ना, हड्डी कमजोर होना, बात एक ही है। तो आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, और ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे और भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे वैसे वैसे चीजें इतनी अच्छे से कवर होती जाएंगी कि आप खुद ही कहोगे कि नहीं भैया सच में मजा आ रहा है। और जिस चीज में मजा आने लगे समझ लो कि वो चीज आपको पक्का कुछ ना कुछ दे रही है। ठीक है, चलो इतना हो गया। तो कौन कौन से हमने आज की क्लास में, सबसे पहले माइको पढ़ लिया, उसके बाद में फाइको पढ़ लिया, उसके बाद में ओस्टियो पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, ओस्टियो पढ़ लिया। आओ बात करते हैं 10 नंबर्स डाल के, बात करते हैं बेटा 10 नंबर्स डाल के। चलो लगाओ हेडिंग हिपैट, लगाओ हेडिंग हिपैट, लगाओ हेडिंग हिपैट। जहां कहीं भी मुझे हिपैट लिखा मिल जाए आप समझ जाना, जहां कहीं भी मुझे हिपैट, कौन सा वर्ड, हिपैट वर्ड लिखा मिल जाए आप समझ जाना कि इसका सीधा सा संबंध किससे है, यकृत से। इसका सीधा सा संबंध किससे है, यकृत से। यकृत बोले तो लीवर, यकृत बोले तो लीवर, लीवर बोले तो यानी कि लीवर बोले तो जिगर, लीवर बोले तो जिगर। देखो मम्मा कहती ना वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मम्मा बोलती है ना अक्सर आप लोगों से कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा। भले ही मम्मा को ना पता हो लेकिन वो इतना तो जानती है मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी कि मेरा यकृत है। क्या है, यकृत है। तो अगर किसी माँ का वो जिगर का टुकड़ा है तो समझ सकते हो वो उनका बहुत
अभिन्न अंग है, वो उनका बहुत ही अभिन्न अंग है, यानी कि वो उनसे इतना प्यार करती है, जिगर का टुकड़ा, यानी कि वो उसकी जान है। क्या है? उन माँ के लिए वो बेटा जिगर का टुकड़ा जान से भी ज्यादा है। तो आप इसका अंदाजा यहीं से सीधे से लगा सकते हो कि ये जान है, तो ये शरीर का सच में जान है। यकृत बॉडी का ऐसा पार्ट है जो इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है, ये बॉडी के अंदर इतना कार्य करता है कि आप जब आगे पढ़ोगे ना, आप जब आपको हम डाइजेशन सिस्टम वगैरह पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे यकृत को इतने अच्छे से डिफाइन करेंगे कि आपने पढ़ा होगा और उसे यकृत, बस यही पढ़ा होगा कि यकृत क्या है। शराब पीने से खराब हो जाता है, हमारा लीवर शराब पीने से खराब हो जाता है। लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ये बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन जब आप हमसे यकृत पढ़ोगे तो हम आपको कम से कम 10 से 12 13 पॉइंट ऐसे पॉइंट बताएंगे जो आपको एग्जाम हॉल में सीधे हूबहू वही छपने वाले हैं। तो उस वक्त का थोड़ा सा इंतजार करिए, धीरे धीरे हम चीजों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलो, आज हम लोग यहां पे जानते हैं कि जहां जहां हिपैट वहां वहां यकृत, जहां जहां हिपैट वहां वहां यकृत, जहां जहां हिपैट वहां वहां यकृत। यकृत बोले, लीवर बोले, जिगर बोले, बात एक ही। चलो, यकृत का अध्ययन, अब बात आए कि यकृत का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो हमने कहा यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? हिपैटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? हिपैटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब यहीं पे एक पॉइंट जानेंगे, देखो हिपे, सबने सुना होगा हिपेटाइटिस। क्या? हिपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। अब ये वर्ड अगर लिख के आ जाए और आपसे कोई पूछ दे कि हेपेटाइटिस क्या है, तो देखो हेपेटाइटिस एक रोग है। क्या है? हेपेटाइटिस एक रोग है जो हमारे यकृत बोले तो लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? जो हमारे यकृत अर्थात लीवर को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। तो अब हम ये कैसे जान गए? ये हम कैसे जान गए? देखो ऐसे जान गए, बस कुछ नहीं खोजना है, हिपैट, इतने वर्ड को क्या लिखा है, ये इतना वर्ड क्या लिखा है? हिपैट। और भैया ने बताया जहां हिपैट वहां यकृत, तो हमें पक्का पता चल गया कि हेपेटाइटिस राम जाने कुछ भी होता हो, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि हिपैट का मतलब यकृत होता है। तो यानी कि ये जाहिर सी बात है, ये लीवर को प्रभावित करता होगा। आपसे लिख के आ जाए कि हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंख, कान, नाक और यकृत। तो हम बता देंगे कि बेटा यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। चलो यहीं पे एक पॉइंट और लिख लेंगे, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही होती है, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। कौन होती है बेटा? यकृत। यकृत बोले तो लीवर, है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। चलो एक पॉइंट और भी जान लेंगे, यहीं पे बड़ा काम का पॉइंट है, 3 स्टार पॉइंट है, आप लोग नोट लगा लेना, 3 स्टार पॉइंट है बेटा, 3 स्टार पॉइंट है। क्या है? देखो ये है हमारी ह्यूमन बॉडी, ये है हमारी ह्यूमन बॉडी, ये है हमारी ह्यूमन बॉडी। और यहीं से प्रश्न बन रहा है कि ह्यूमन बॉडी में क्या रीजनरेशन, रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर, ह्यूमन बॉडी में रीजनरेशन पावर, ह्यूमन बॉडी में रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन पावर का मतलब हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्ध भवन की क्षमता। क्या बोलेंगे? पुनरुद्ध भवन क्षमता, पुनरुद्ध भवन क्षमता। रीजनरेशन का अर्थ होता है पुनरुद्ध भवन की क्षमता, यानी कि ह्यूमन बॉडी में रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा किसमें होता है? और सबसे कम किसमें होता है? सबसे
कम किस में होता है? ह्यूमन बॉडी में रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा किस में होता है और सबसे कम किस में होता है? चलो आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा किस में होता है। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर कौन सा बेटा? रीजनरेशन पावर। कौन सा पावर? रीजनरेशन पावर, यानी कि पुनरुद्भवन की क्षमता, यानी कि पुनः उत्पन्न होने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें है? तो बेटा पुनरुद्भवन की सबसे ज्यादा क्षमता यकृत में है। किसमें है? यकृत में है। यकृत बोले तो लीवर। और ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे कम रीजनरेशन पावर किसमें है? तो वो बेटा किसमें है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क बोले तो ब्रेन, मस्तिष्क बोले तो ब्रेन, मस्तिष्क बोले तो ब्रेन, यानी कि इसी को हम लोग कह देते हैं न्यूरॉन। क्या कह देते हैं? न्यूरॉन। क्योंकि मस्तिष्क की इकाई क्या होती है? मस्तिष्क की इकाई क्या होती है? मस्तिष्क ब्रेन की यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ब्रेन की यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो देखो ये हमारे 2 पॉइंट यहां से और कंप्लीट हो गए। 2 पॉइंट हमारे यहां से और कंप्लीट हुए। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये कि आप देखना जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इसका प्रॉफिट आपको पक्का पता चलेगा। देखो हमने कहा रीजनरेशन पावर ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा किस में होती है? यकृत में। हमने कहा रीजनरेशन पावर ह्यूमन बॉडी में सबसे कम किस में होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन बोले या मस्तिष्क बोले, ये अब देखो इस क्वेश्चंस को आप सच में अगर कंपटीटर हो तो आप बेटा क्या करोगे? आप इस क्वेश्चंस का उत्तर आप अपना कॉमन सेंस यूज करके भी दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? चलो देखो, अगर आप माना कि आपके अगर कभी मस्तिष्क में चोट लग गई, आपके कभी ब्रेन में चोट लग गई, यहां पे आपकी अगर चोट लग गई तो आप पता नहीं होता है कि मस्तिष्क में जब चोट लगने के बाद में मस्तिष्क के पेशेंट को ये नहीं पता होता है, लोग कोमा में भी चले जाते हैं और सालों 2-2 साल लोग कोमा में पड़े रहते हैं। उनको यही नहीं पता होता है कि हम कब रिकवरी कर पाएंगे, कब हम उस स्थिति पे आ पाएंगे जैसे हम नॉर्मल जीवन जी रहे थे। तो ये पता ही नहीं होता है। तो कॉमन सेंस करके भी बता सकते हो कि अगर मस्तिष्क में चोट लगेगी तो यानी कि कम, पता नहीं होता है। कम का मतलब बहुत दिनों बाद सही होते हैं। लेकिन अगर आपका लीवर डैमेज होगा ना, आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, डॉक्टर्स क्या करेगा? अच्छा लीवर, उसने क्या किया, आपको ली 52 एक सिरप आता है जो ऐसे। अब ये नहीं कहना कि भैया आप डॉक्टर बन गए, डॉक्टर नहीं बना रहे और ना हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे सिरप होते हैं जो आपके लीवर को सही कर देंगे। ली 52 दिया, आपने उसका सेवन किया, आपका लीवर पूरा वैसी स्थिति में आ गया। तो देखो, और ये भी बड़ी बात है कि एक बायोलॉजी को पढ़ने के साथ साथ अपने पूरे शरीर के स्ट्रक्चरल को आप देखो। एक तैयारी होती है, एक तैयारी होती है नीट। क्या होती है? एक तैयारी सब लोगों ने सुनी होगी जिसका नाम होता है नीट। सुना है ना? सबने सुना होगा नीट। जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन करता है वो एक संपूर्ण डॉक्टर बनता है। क्या बनता है? संपूर्ण डॉक्टर बनता है। संपूर्ण डॉक्टर बनता है, ठीक है। जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन करता है वो एक संपूर्ण डॉक्टर बनता है। लेकिन हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? वनडे एग्जाम्स की। क्या कर रहे हैं? वनडे एग्जाम्स की। काहे की तैयारी कर रहे हैं? वनडे एग्जाम्स की। अब हम लोग वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग नीट तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस वनडे एग्जाम्स में इतनी तो बायोलॉजी पढ़ लेंगे, इतनी तो बायोलॉजी पढ़ लेंगे कि आपको 100%, आपको 100% तो डॉक्टर्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बॉडी के बारे में कम से कम 25% तो पता चल जाएगा। और बहुत सारी चीजें आप समझने भी लगोगे धीरे धीरे। बहुत सारी चीजें आप लोग समझने भी लगोगे। अगर कार्डियो होगा तो हृदय होगा, अगर हिपैट होगा तो क्या होगा? यकृत होगा, अगर ऑस्टियो होगा तो क्या होगा? हड्डी होगी। ऑस्टियो से रिलेटेड ऑस्टियो वर्ड लिखा मिल गया, हम तुरंत पता चल गया हमारी बॉडी में हड्डी से रिलेटेड जो भी होगा ऑस्टियो लिख के आ गया। कार्डियो, कार्डियोलॉजिस्ट, चेस्ट की प्रॉब्लम हो गई, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। हड्डी की प्रॉब्लम हो गई यानी कि ऑस्टियो से रिलेटेड। हिपैट की प्रॉब्लम हो गई यानी कि हमारा यकृत डैमेज हो गया। तो देखो हम इतना तो नहीं कह रहे कि आपको संपूर्ण डॉक्टर बनाने आए हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह रहे हैं कि आपको 25% अपनी बॉडी के बारे में सारी बातें पता चल जाएंगी। जब धीरे धीरे आप सारी चीजों को समझ लोगे, क्या होती है स्किन, क्या होता है ब्रेन, क्या होता है ईयर, क्या होता है माउथ, क्या होती है नोज, ये सारे सारे जब क्लास को धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे तो हम बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे। बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, आंख के बारे में पढ़ेंगे, कान के बारे में पढ़ेंगे, स्किन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बॉडी के हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं और इन्हीं के बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो हमें सारी जानकारियां भी हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो
ये हिपैड भी हमारा कंप्लीट हो गया, हिपैड भी हमारा कंप्लीट हो गया। कैसे हमने हिपैड को कंप्लीट किया? ये है हमारा हिपैड, देखो ये है हमारा हिपैड। एक बार सब लोग इधर ध्यान दो, एक बार सब लोग इधर ध्यान दो। पूरे के पूरे हिपैड को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे के पूरे हिपैड को हम लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जहां जहां हिपैड वहां वहां यकृत, यकृत बोले तो लीवर, लीवर बोले तो जिगर। हमने कहा अध्ययन हिपैटोलॉजी के अंतर्गत हमने कहा हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमने कहा हमारा यकृत, लीवर प्रभावित होता है। हमने कहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमने कहा यकृत होती है। हमने कहा ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर रीजनरेशन पावर किसमें होता है? सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो हमने बताया ह्यूमन बॉडी के अंदर रीजनरेशन पावर, ह्यूमन बॉडी के अंदर रीजनरेशन पावर बेटा सबसे ज्यादा यकृत में होता है और सबसे कम किस में होता है? सबसे कम किस में होता है? तो हमने बताया सबसे कम किसमें? मस्तिष्क। मस्तिष्क बोले तो हमने कहा मस्तिष्क बोले तो न्यूरॉन, मस्तिष्क बोले तो न्यूरॉन। ठीक है, चलो तो यहां तक ये बातें कंप्लीट हो गई और आई होप मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। चलो ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग डालते हैं। कितना नंबर हो गया बेटा? 11 नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 11। चलो लगाओ हेडिंग एंटीमो, एंटीमो, एंटीमो। क्या? एंटीमो। लगाओ हेडिंग एंटीमो। जहां जहां एंटीमो, जहां जहां एंटीमो वहां वहां कीट वर्ग। कौन सा वर्ग? कीट वर्ग। जहां एंटीमो वहां कीट वर्ग। कीट वर्ग बोले तो इंसेक्ट्स, क्या कैसे हैं? इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। कीट वर्ग बोले तो इन इंसेक्ट्स। जहां जहां एंटीमो, जहां जहां एंटीमो वहां वहां कीट वर्ग। चलो यहीं पे अगर लिख के आ जाए कि बताओ एंटीमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, हम बता ले जाएंगे। एंटीमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? एंटीमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम बता ले जाएंगे। कीट वर्ग का अध्ययन, कीट वर्ग का अध्ययन, कीट वर्ग का अध्ययन, कीट वर्ग का अध्ययन किसके अंतर्गत? एंटीमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। देखो ये वर्ड मुझे मिल गया, ये वर्ड मुझे मिल गया, बस हमें कुछ नहीं सोचना है, ये वर्ड मिल गया जो हम बताना चाह रहे थे, ये एंटीमो। और एंटीमो का मतलब क्या होता है बेटा? कीट वर्ग होता है। तो हमें पता चल गया कीट वर्ग का अध्ययन किसके अंतर्गत है? एंटीमो वर्ड के अंतर्गत। कीट वर्ग का अध्ययन किसके अंतर्गत है? एंटीमोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? एंटीमोलॉजी के अंतर्गत। अब कैसे याद कर लेंगे? देखो आंट, ऐसे याद कर लेंगे आंट। आंट क्या होता है? ऐसे आंट, आंट मीन्स क्या होती है? चींटी होती है। और चींटी क्या है बेटा? एक कीट, एक कीट है। क्या है? एक कीट है। एंट, एंट को हमने ऐसे लिख दिया, एंट को हमने ऐसे लिख दिया आंट। आंट मीन्स चींटी, चींटी क्या है? एक कीट वर्ग है। क्या है? एक कीट वर्ग है। चींटी क्या है? एक कीट वर्ग है। तो देखो हमें ये भी कवर हो गया, एंटीमो पढ़ लिया। चलो आओ थोड़ा बैक पे चलते हैं, बैक पे चलते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार मेरे साथ साथ रिकॉल करना, एक बार मेरे साथ साथ रिकॉल करना। आज हम ये तो हम लोग पहली क्लास पे कर चुके हैं, ये तो हम लोग पहली क्लास पे कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा माइको, माइको का मतलब कवक, कवक बोले तो फंगस फफूंदी। माइकोराइजा एक कवक है जो क्या किसके बीच का सहजीवन है? जड़ और कवक के बीच का सहजीवन है। हमने कहा माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं। फिर हमने बताया कि फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया, इसके बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट किया बेटा, इसके बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट किया क्या? फाइको। हमने कहा फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन? शैवालों का अध्ययन करते हैं। जहां जहां फाइको वहां वहां शैवाल, शैवाल बोले तो एल्गी, एल्गी बोले तो काई। हमने कहा एक लाइकेन जो क्या है, जो क्या है किसके बीच का सहजीवन है? कवक और शैवाल के बीच का सहजीवन है। हमने कहा लाइकेन वायु प्रदूषण सूचक होता है। हमने कहा एक रोसेला लाइकेन है जिसमें से लिटमस पत्र बनता है। क्या बनता है? लिटमस पत्र का निर्माण रोसेला लाइकेन से होता है। हमने कहा लिटमस पत्र को नीले से लाल कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। लिटमस पत्र को नीले से लाल कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। लिटमस पत्र को लाल से नीला कौन कर देता है? क्षार कर देता है। हमने यहीं पे एक छोटी सी ट्रिक्स जान ली। हमने कहा अनीला, अनीला का मतलब आ का मतलब अम्ल, नीला और लाल। हमने कहा छालानी, छलानी का मतलब छा का मतलब क्षार और ला का मतलब लाल और नी का मतलब नीला। तो हमने ऐसे यहाँ पे पूरे के पूरे एल्गी को कंप्लीट कर लिया। फिर हमने
किसको पढ़ा? ऑस्टियो को। किसको? ऑस्टियो को। हमने कहा जहां जहां ऑस्टियो वहां वहां हड्डी, जहां जहां ऑस्टियो वहां वहां हड्डी। हमने कहा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन करते हैं। हमने कहा ऑस्टियोमलेसिया हड्डियों का कमजोर होना। हमने कहा हड्डियों का कमजोर होना विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया। रिकेट्स किसको होता है? बच्चों को होता है, इसी रोग को हम लोग सूखा रोग कहते हैं। हमने कहा ऑस्टियोमलेसिया ये वयस्क व्यक्ति को होता है। किसको? वयस्क। वयस्क बोले तो 18 साल की प्लस आयु वाले को। हमने विटामिन डी को एक शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश की, शॉर्ट फॉर्म में हमने बताने की कोशिश की ऐसे। हमने कहा विटामिन डी, डी फॉर डैडी, डैडी की कहां चलती है? घर में। घर में हुआ क्लेश, क्लेश बोले तो लड़ाई, और पापा को जैसे पता चला पापा ने तोड़ दी हड्डी, तो खत्म हमारी विटामिन डी, यहीं से खत्म, बस इतने में ही हमारी विटामिन डी खत्म। चलो इसके बाद में फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया बेटा यकृत के बारे में। किसके? यकृत के बारे में। हमने कहा हेपेट का अर्थ होता है यकृत, बोले तो लीवर, जिगर। हमने कहा अध्ययन हेपेटोलॉजी, हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर। यकृत बोले तो लीवर, हमने कहा ये प्रभावित होता है। हमने कहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। हमने कहा ह्यूमन बॉडी के अंदर रीजनरेशन पावर, उनका मतलब पुनः, रुद्र का मतलब निर्माण होना, भवन यानी कि पुनः भवन का, पुनः घर का निर्माण होना, यानी कि मानव शरीर की सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसमें होती है? यकृत में होती है। और सबसे कम रीजनरेशन पावर न्यूरॉन, न्यूरॉन बोले तो मस्तिष्क में होती है। ठीक है, इसके बाद में फिर हमने बेटा एंटीमो को पढ़ना। हमने कहा एंटीमो का मतलब चींटी, एंटीमो का मतलब कीट वर्ग, और कीट वर्ग यानी कि इंसेक्ट्स। हमने कहा एंटीमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? कीट वर्ग का अध्ययन करते हैं। हमने कहा इसको याद कैसे करते हैं? एंट, आंट को हमने ऐसे लिख दिया आंट, और आंट का मतलब चींटी, और चींटी क्या है? एक कीड़ा है। तो देखो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलो ठीक है, तो इस तरीके से हमने काफी हद तक पहले दिन 6 पॉइंट पढ़े, आज कितने? 5 पॉइंट पढ़े। इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पे बहुत अच्छे से चर्चा कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से हमें भरोसा भी है कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। चलो आज का एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसके बाद में क्लास को हम बंद करेंगे। चलो सबसे लगाओ बेटा 12 नंबर। कौन सा नंबर होगा? 12 नंबर। लगाओ बेटा 12 नंबर, लगाओ बेटा 12 नंबर। और ल्यूको, ल्यूको का मतलब क्या होता है? देखो ल्यूको का मतलब इस क्लास का क्या महत्व है, क्या वेटेज है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हम जहां जहां इस क्लास का महत्व बनेगा हम वहां वहां आपको जरूर याद दिलाया करेंगे, और जरूर उस चीज को इंडिकेट किया करेंगे कि याद करो पहली क्लास, जहां ल्यूको वहां सफेद, जहां ल्यूको वहां सफेद। जब आरबीसी पढ़ेंगे तो, जब डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, जब आरबीसी पढ़ेंगे, जब प्लेटलेट्स पढ़ेंगे तो पूछेंगे डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम, तो आप बताओगे भैया ल्यूकोसाइट्स, और ल्यूको का मतलब सफेद। देखो बता ले गए ना, ल्यूक का मतलब ही क्या होता है? सफेद। ल्यूक का मतलब ही क्या होता है? जहां जहां ल्यूको वहां वहां सफेद, जहां जहां ल्यूको वहां वहां सफेद। सफेद बोले तो व्हाइट, सफेद बोले तो व्हाइट। ठीक है, अब चलो थोड़े से पॉइंट पे बात करेंगे। एक वर्ड, एक रोग होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया रोग। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया रोग। कौन सा? ल्यूकेमिया रोग, ल्यूकेमिया रोग, ल्यूकेमिया रोग। एक रोग होता है जिसका नाम ल्यूकेमिया रोग। अब देखो ये अगर हम कायदे से देखें, अपनी पैनी नजरों से देखें, तो इतना वर्ड मुझे मिल गया ल्यूक, ये मिल गया मुझे ल्यूक। हम सब कुछ भूल गए, बस हमें ये पता है कि ये कुछ भी होगा, ये कुछ भी होगा, क्या होगा? व्हाइट होगा। क्या होगा? व्हाइट होगा। तो देखो ल्यूकेमिया रोग बेटा क्या होता है? ल्यूकेमिया रोग होता है, ल्यूकेमिया रोग को हम लोग बोलते हैं कि डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि हो जाने पे इंसान को क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। यानी कि डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि, डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि, डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि हो जाने पर, डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि हो जाने पर क्या होता है? ब्लड कैंसर जैसा भयानक रोग होता है इंसान को, ब्लड कैंसर जैसा भयानक ब्लड कैंसर रोग होता है। तो हमें पता चला, आज हमें पता चल गया कि ल्यूकेमिया रोग क्या है, कि डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि हो जाने पे इंसान को क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। अब हमें यहीं पे ये पता चल गया कि ब्लड कैंसर इंसान को कैसे होता है। कैसे होता है ब्लड कैंसर? बताओ। हमने बताया कि डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि हो जाने पर इंसान को क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। अब डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारी बॉडी में जितनी होनी चाहिए
वो अपेक्षा से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। कैसे? कई गुना ज्यादा बढ़ गई, कई गुना ज्यादा बढ़ गई। तो हमें समझ आ गया कि यानी कि जो डब्ल्यूबीसी की संख्या, अप्रोक्सीमेट डब्ल्यूबीसी की संख्या ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी होनी चाहिए? लगभग 10,000। कितनी होती है? लगभग 10,000। अब ये कई गुना ज्यादा बढ़ गई, तो इंसान को कौन सा बहुत ही भयानक रोग, जिसका नाम है ब्लड कैंसर। ये कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। तो अब हमें देखो, हम डॉक्टर्स तो नहीं बना रहे हैं आपको, लेकिन हमने आज बहुत लोगों ने सुना होगा कि ब्लड कैंसर नाम का एक रोग होता है। बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों को देखा भी होगा कि ये पेशेंट ब्लड कैंसर का है। लेकिन आज हमें इतना तो पता चल गया, पढ़ा लिखा होने का एक यही महत्व होता है। आज हमें इतना पता चल गया कि अगर इस इंसान को ब्लड कैंसर है तो फिर बेटा इसकी बॉडी में क्या हो गई? डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डब्ल्यूबीसी की संख्या की अनियंत्रित वृद्धि हो गई है, यानी कि कोई नियंत्रण नहीं है, बढ़ती चली गई है, बहुत अपर सीमा में पहुंच गई है। तभी इस इंसान को क्या हुआ है? ब्लड कैंसर। तो देखो, ल्यूक लिखा मिल गया, हमें पता चल गया कि ये जो कुछ भी होगा व्हाइट होगा। देखो ये क्या है? डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स की अनियंत्रित वृद्धि हो जाने पर इंसान को क्या होता है? क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। अब इसी ल्यूक से जुड़ा हुआ एक सेकंड पॉइंट हम लोग यहीं पे कवर कर लेंगे। इसी ल्यूक से जुड़ा हुआ हम लोग एक सेकंड पार्ट यहीं से कंप्लीट कर लेंगे, जिसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट्स। अब खोजो, फिर से खोजो। देखो ये मिल गया, फिर से खोजो। ये वर्ड मुझे मिल गया, ल्यूक मिल गया, मुझे ल्यूक मिल गया। अब कुछ भी होगा, ये कुछ भी होगा, ये क्या है? ये कुछ भी होगा, व्हाइट होगा। तो देखो ल्यूकोसाइट्स कहां? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम। ये कहां पाया जाता है? ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी के अंदर। कहां पाया जाता है? ल्यूकोसाइट्स बोले तो हमने कहा क्या है? ये डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। ये कहां? श्वेत रुधिर कणिकाओं में। कहां? श्वेत का मतलब व्हाइट, श्वेत रुधिर कणिकाओं में, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अंदर पाया जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो देखो ल्यूक से जुड़े हुए हमारे दो पॉइंट यहां पे कंप्लीट हुए। एक ल्यूक का मतलब है सफेद, और ल्यूकोमिया जो डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि हो जाने पे इंसान को ब्लड कैंसर होता है। ल्यूक मिल गया, हमें पता चल गया डब्ल्यूबीसी यानी कि ये क्या है? ये सफेद है। क्या है बेटा? ये क्या है? ये सफेद है। क्या है? ये सफेद है। क्या है? ये सफेद है। हमने कहा ल्यूकोसाइट्स ये डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है। ये डब्ल्यूबीसी का क्या है बेटा? ये डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। आगे पढ़ाएंगे आपको। और हमने कहा श्वेत रुधिर कणिकाओं के अंदर ये पाया जाता है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कितने, आज भी हम लोगों ने 6 पॉइंट कवर किए। कल की क्लास में 6 किए थे, आज की क्लास में 6 कर लिए। ऐसे ही 6-6 करके हम लोग 2-3 क्लास में पूरे के पूरे इस बड़े चैप्टर को और पूरी बायोलॉजी की बैकबोन को हम लोग खत्म करेंगे। और इस क्लास से, इस चैप्टर से आपको कितना बेनिफिट्स होगा वो आगे चल के आपको पहली क्लास से नजर आने लगेगा। जहां जहां इस क्लास का बेनिफिट्स मिलेगा वहां वहां हम आपको जरूर इंडिकेट करेंगे कि याद करो मेरी पहली क्लास। और देखो यहां पे ये वर्ड। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कम से कम 6 पॉइंट पे बात की, और आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हाँ, एक टीचर्स के लिए बस सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपका रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो हम जिस भी बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा चल रही कि मुझे ग्रुप डी जैसी जॉब पानी है, तो उसके लिए साइंस का वेटेज हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 25 नंबर की साइंस पूछी जानी। आप किसी भी एग्जाम में बैठो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, हर एग्जाम में साइंस का वेटेज अपने आप में होता है। तो साइंस का वेटेज जितना भी होता होगा हम कवर कराएंगे, और आपको बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। एक बार पढ़ाएंगे, वो भी 100% देते हुए पढ़ाएंगे। तो एक टीचर्स आपसे यही अपेक्षा कर सकता है कि आप सभी लोग क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। और एक टीचर्स आपसे क्या एक्सेप्ट कर सकता है, क्या आपसे प्रतीक्षा करता है लेने के लिए, तो वो आपसे सिर्फ यही कहना चाहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स जरूर छोड़िएगा। चलिए फिर ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से सभी लोग पढ़ाई करिएगा, मेहनत लगा के पढ़ाई करिएगा, रात दिन एक कर दीजिएगा। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।